हाँ, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेनमार्क टू क्रिएट वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी। एक ही लाइन में कितने सारे फैक्ट हैं कि भाई ऐसा कौन सी कंट्री है जो नॉर्थ सी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एनर्जी आइलैंड बनाने जा रहा है, दैट इज द डेनमार्क कंट्री। और कहाँ बनाएगा? नॉर्थ सी में बनाएगा। ये नाम से देखो क्लियर है, फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जो क्रिएट किया जा रहा है जहां पर एनर्जी बनाई जाएगी काफी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस डायग्राम को देख पाओ तो यहाँ पर आपको कई सारी टर्बाइंस नजर आएंगी, विंड टर्बाइंस, जो जिनके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो इस आइलैंड पर क्या होगा, कई ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिन्यूएबल सोर्सेज जनरेट किया जाएगा और अल्टीमेटली सभी कंट्रीज को ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो डेनमार्क ऐसी पहली कंट्री बन चुका है जो इतने बड़े आइलैंड को बनाएगा जहां पर आप ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और बाकी कंट्रीज को ये प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसके बारे में कुछ और बात करें तो फिर इसकी जो साइज है, दैट द साइज वुड बी अराउंड 18 फुटबॉल फील्ड्स का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये इट इज लिंक्ड टू दी हंड्रेड्स ऑफ ऑफशोर विंड टर्बाइंस। इट इज ऑल्सो लिंक्ड दी जितने भी आपकी ऑफशोर विंड टर्बाइंस है, मतलब आइलैंड के जो पास में पानी है वहां पर काफी ज्यादा विंड टर्बाइंस लगाई जाएंगी जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रख लेना। साथ में ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो नीड्स हैं यूरोप की, दैट इज ऑल्सो बी फुलफिल्ड बाय दिस एनर्जी आइलैंड, जो किसने बनाया है? डेनमार्क ने बनाया है। कहाँ बनाया है? नॉर्थ सी में बनाया है। और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा एनर्जी आइलैंड बनने जा रहा है। ठीक है, इतना आपने चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका स्टारडस्ट 1.0। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टारडस्ट 1.0 पहला रॉकेट बना है पूरे वर्ल्ड में जो कैसे चला है? ऑन दी बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मतलब होता है एक ऐसा फ्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है या फिर लिविंग प्लांट से बना है। अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो जो फ्यूल कैन बी मेड फ्रॉम दी क्रॉप्स, है ना, व्हीट का जो लास्ट में वेस्ट बच जाता है उसको यूज करके जो कंपनीज है वो बायोफ्यूल बनाती हैं। शुगर केन का जो लास्ट में वेस्ट बच जाता है उसको यूज करके कंपनीज बायोफ्यूल बनाती हैं। तो ऐसा जो फ्यूल है दैट इज जनरेटेड विद द यूज ऑफ प्लांट एंड ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर लिविंग इन नेचर, दोज फ्यूल आर कॉल्ड एज बायोफ्यूल्स। तो स्टारडस्ट 1.0 पहला ऐसा रॉकेट बना है जिसने बायोफ्यूल की हेल्प से अपने आप को लॉन्च किया है, मतलब सरकार ने इसको लॉन्च करवाया। किसने लॉन्च करवाया है? यूएस ने इसको लॉन्च किया है और ये स्टारडस्ट 1.0 इज दी फर्स्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च है जो पावर्ड बाय दी बायोफ्यूल। और जो बायोफ्यूल है ना, बेसिकली अगर हम नॉर्मल फ्यूल्स की बात करें जो यूज होते हैं रॉकेट्स वगैरह में, तो ये काफी ज्यादा थोड़ा सा कम एनर्जी एफिशिएंट है। इसी वजह से ये बहुत कम पे लोड्स के जो व्हीकल्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, वो लेकर जा पाएगा। तो बेसिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज सूटेड फॉर द स्टूडेंट एंड लो बजट पे लोड्स। मतलब जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह बनाते हैं या फिर जो कंपनी छोटी छोटी बनाती हैं, उसके रिगार्डिंग जो सैटेलाइट्स अगर आपने लॉन्च करवानी है तो इस रॉकेट के थ्रू आप लॉन्च करवा सकते हो। बड़ी सैटेलाइट्स आप इसके थ्रू लॉन्च नहीं करवा सकते क्योंकि बायोफ्यूल की जो एफिशिएंसी है दैट इज लोअर देन द अदर फ्यूल विच आर यूज्ड इन द रॉकेट्स। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, स्टारडस्ट 1.0 बायोफ्यूल पे चला है, यूएसए ने बनाया है और कम पेलोड्स की सैटेलाइट्स है वो लेकर जा सकता है। नेक्स्ट है होप प्रोब। होप प्रोब इज द यूएई का पहला मिशन टू मार्स। देखो तीनों अभी रिसेंटली आएंगे आपके। होप प्रोब हम डिस्कस करेंगे, हम लोग चाइना का तियानवन-1 डिस्कस करेंगे, हम लोग नासा का परसिवरेंस डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज दोनों में यही हैं, सभी में यही है कि ये लोग चाहते हैं कि जो मार्स का एटमॉस्फेयर है, जो मंगल ग्रह है, उसमें कैसा एटमॉस्फेयर है, उसके सरफेस पे कौन सी रॉक प्रेजेंट है, उसकी सरफेस पे कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर पहले लाइफ थी या पहले लाइफ नहीं थी, क्या वाटर के एविडेंसेस मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ये सब जो है बेसिकली सिमिलैरिटीज हैं सभी तीनों के तीनों प्रोब्स में। डिफरेंसेस आपने देखने धीरे धीरे करके। जो होप प्रोब है ये किसका मिशन है? वो यूएई का मिशन है। इसको और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज अल अमाल प्रोब। अल अमाल इज बेसिकली अरेबिक में होप बोलते हैं इसको। तो होप प्रोब या अल अमाल बोलो, दोनों ही यूएई का मिशन है टू रिसर्च अबाउट द मार्स प्लैनेट। अगर हम देखें कि ये कैसा है, इट इज एन ऑर्बिटर। ये क्या है? ये मार्स के ऑर्बिट के अराउंड चक्कर काटता रहेगा। जैसे अर्थ के अराउंड सन मून घूम रहा है ना, तो वैसे ही ये पूरा का पूरा जो स्पेसक्राफ्ट है ये जो ऑर्बिट करता रहेगा मार्स के अराउंड, बिकॉज दैट इज एन ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट।
ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखिए लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च किया गया था ये 19 जुलाई 2020 को ये लॉन्च किया गया था और ये कब ऑर्बिट में एंटर कर गया, इन द 9th of Feb 2021। तो ये जब पहुंच गया था तब ये न्यूज में रहा था, इसलिए इसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है। इसकी लॉन्च डेट, इसका जो पहुंचने का समय मतलब डेट और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, हम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो डेट आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और ये पहला मिशन है जो किसी भी अरेबिक कंट्री ने भेजा है। अदरवाइज या तो यूरोपियन कंट्री होती है, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील वगैरह होते हैं, ब्राजील साउथ अमेरिकन होगी, या इंडिया, रशिया या यूएसए वगैरह भेजते हैं। तो पहला ऐसा अरेबिक कंट्री बन गया है यूएई, जिसको मार्स एक्सप्लोरेशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है इसने। ठीक है, नेक्स्ट होप ऑर्बिटर है। इट इज ऑर्बिट, कब तक ये ऑर्बिट करेगा? द ऑर्बिट विल बी ऑफ द 2 years अकॉर्डिंग टू द अर्थ के साल। अगर एक साल में 365 डेज हैं तो ये कितने टाइम तक रोटेट करता रहेगा? अराउंड 730। तो ये तो है 2 अर्थ के साल, और ये 2 अर्थ के साल किसके इक्वल है? 1 मार्स का साल। 1 मार्स ईयर इज इक्वल टू 2 अर्थ ईयर्स। मतलब मार्स को रिवॉल्व करने के लिए अराउंड द सन ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू अर्थ, डबल टाइम लगता है बेसिकली। ठीक है, तो इतने टाइम तक ये ऑर्बिट करता रहेगा अराउंड दी मार्स। नेक्स्ट है आपका चाइना का तियानवन-1 प्रोब। तियानवन-1 प्रोब किसका है? चाइना का है। ये लॉन्च कब किया गया था? 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। वो कब लॉन्च किया गया था? यूएई वाला 19th जुलाई, 19th जुलाई, और ये वाला 23 जुलाई। ये कब पहुंचा है? 10 फरवरी को। वो कब पहुंचा था? 9 फरवरी को। ठीक है, दोनों साथ साथ ही इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसका भी जो इसमें आपने ध्यान रखना है कि भाई जो यूएई वाला था वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, वो सिर्फ मार्स के अराउंड ऑर्बिट कर रहा था। लेकिन ये जो चाइना का है ये बेसिकली ऑर्बिट भी करेगा और साथ में एक रोवर भी सेंड किया है इसने, जो मार्स के सरफेस पे लैंड करेगा और वहां पर देखेगा कि भाई कैसी रॉक प्रेजेंट है, कैसा मिनरल्स प्रेजेंट है, वो सारा का सारा वो बिल्कुल मतलब आपका नजदीक से स्टडी करेगा। तो इट इज चाइना का तियानवन इज द ऑर्बिटर मिशन प्लस आपका लैंडर मिशन। ये मार्स के सरफेस पर लैंड भी करेगा और जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट चलेगा इसका बेसिकली देखने के लिए कि भी कैसी रॉक्स हैं, दैट इज नोन एज द रोवर। इस तरीके के देखो रोवर टाइप से होते हैं ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये चाइना का ऑर्बिटर मिशन भी है, ऑर्बिट भी करेगा और साथ में लैंड भी करेगा और अल्टीमेटली रॉक्स को नजदीक से स्टडी करेगा। तो ये तो है इंपॉर्टेंट। अगर हम तियानवन की बात करें तो ये चाइना ने लॉन्च किया है, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। ध्यान रखना है क्योंकि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना जितने मिशन अपने लॉन्च करता है वो इसी रॉकेट से लॉन्च करता है। तो अगर कोई भी मिशन अगर आ जाए जो आपको नहीं याद हो कि भी कहां से लॉन्च किया होगा, कैसे लॉन्च किया होगा, तो आपने ये रॉकेट ध्यान रख लेना है कि लॉन्ग मार्च 5 इज द रॉकेट ऑफ चाइना। ठीक है, चलो। तो अगर ये लैंडिंग साइट की अगर हम बात करें कि भाई ये जो हमने लैंडर मिशन बोला कि कहां पर लैंड करेगा, ये कहां लैंड करेगा? द एरिया इज द यूटोपिया प्लैनेशिया। जगह का नाम है बेसिकली यूटोपिया प्लैनेशिया। ये आपको कहाँ मिलता है? इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ मार्स। अगर हम मार्स के नॉर्थ में जाएं तो वहां पर एक क्रेटर है, गड्ढा टाइप सा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया प्लैनेशिया। वहां पर ये जो लैंडर मिशन है ये लैंड करेगा और वहां से जाकर चीजों को आगे स्टडी करेगा। ठीक बात है, रहेगा याद। लैंडिंग साइट ध्यान रखनी है, कब लॉन्च किया गया था, कब पहुंचा है और ये कैसे अलग है यूएई वाले से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज अगर हम देखें, अगर चाइना ने ये जो लैंड करवाना है, अभी फरवरी में तो ये पहुंचा है, अराउंड मार्च, अप्रैल, मई के अराउंड ये लैंड करवाएंगे विद इन द 3 month का टाइम। अगर चाइना सक्सेसफुली इसको लैंड करवा देता है तो इट विल बिकम द 3rd कंट्री आफ्टर यूएसए एंड यूएसएसआर विच इज सक्सेसफुल इन लैंडिंग द मिशंस इनटू द सरफेस ऑफ द मार्स। तो 3rd कंट्री बन जाएगा। अभी तक सिर्फ ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो सक्सेसफुल रही हैं मार्स के सरफेस पर लैंड करने में, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर, रशिया वाला टाइम। और जो चाइना 3rd बन जाएगा अगर वो लैंड करवाने में सक्सेसफुल रहा तो। इंडिया बन सकता था, इंडिया का मार्स ऑर्बिटर, इंडिया का जो मॉम मिशन था, मंगलयान था, वो भी कैसा मिशन था? इट वाज जस्ट एन ऑर्बिटर मिशन, जैसे यूएई वाला ऑर्बिटर मिशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें नासा का परसीवरेंस। नासा का परसीवरेंस ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी मार्स के सरफेस पे पहुंच चुका है। मार्स के सरफेस पे मतलब ये लैंड भी कर चुका है। कब किया इसने लैंड? 18th फरवरी में इसने लैंड कर लिया है। और ये लॉन्च कब किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड एट द 30th जुलाई ऑफ 2020। यूएई वाला 19 जुलाई को लॉन्च किया गया था। आपका चाइना का तियानवन 23 जुलाई को लॉन्च किया गया था और ये नासा वाला
30 जुलाई को लॉन्च किया गया था। सभी की लॉन्च डेट, सभी की पहुंचने की डेट आपने ध्यान रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इन पे, तो अगर पढ़ ही रहे हो तो याद भी करना शुरू ही कर दो साथ साथ। तो जो है आपका 30 जुलाई में लॉन्च किया गया था और ये जो है अल्टीमेटली मार्स के सरफेस पर जा चुका है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मार्स पर ही उतरा है? द जगह का नाम इज जेजेरो क्रेटर। जेजेरो क्रेटर, क्रेटर बेसिकली हल्का सा बड़ा सा गड्ढा, मतलब इतना गड्ढा भी नहीं कि वो निकल ना पाए वहां से, बट एक ऐसा एरिया जहां पर प्रिमिटिव लाइफ ऑफ मार्स का जो है वो देखने को मिल सके। तो जेजेरो क्रेटर, चाइना का तियानवन कहाँ आना था? यूटोपिया प्लेनिशिया पे, ठीक है, ये वाला जेजेरो क्रेटर पर पहुंच चुका है, उसने पहुंचना है अभी, ठीक है। तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इसमें एक और है मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट। इस बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? मार्स का जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 बहुत ज्यादा है, उस CO2 को आपने कन्वर्ट करना है इनटू दी ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन आपके ह्यूमंस नीड्स के लिए भी काम आएगी, वो ऑक्सीजन आपके एज अ फ्यूल भी काम आएगी। तो ज्यादा फ्यूल आपको अर्थ से लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम बेसिकली क्या है कि वापस भी आएगा मार्स वाला मिशन दोबारा अर्थ पे, सारे के सारे रॉक सैंपल्स वगैरह इकट्ठे करके। तो जाने में फ्यूल जाना था, आते टाइम भी फ्यूल चाहिए है, तो जाते टाइम के लिए तो भेजा हुआ है इसके साथ में, लेकिन जब ये वापस आएगा तो जो CO2 की है, जो मार्स के एटमॉस्फेयर में CO2 है, उसको आपने ऑक्सीजन में कन्वर्ट करवाना है और उस ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज करना है फॉर वापस आने के लिए। तो दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट मॉक्सी, ये आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा? मार्स के सरफेस की, मार्स के एटमॉस्फेयर की जो CO2 है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द O2 एंड दैट विल बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कम बैक फ्रॉम द मार्स टू अर्थ अगेन, ठीक है। चलो, तो और एक और चीज इसमें ये है, साथ में एक और इसमें इंपॉर्टेंट है इंजेन्युटी। इंजेन्युटी इज द नेम ऑफ हेलीकॉप्टर, जो पहली बार कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर जो मार्स के एटमॉस्फेयर में घूमेगा, दैट इज द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर इज इंजेन्युटी। ये भी परसिवरेंस मिशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें मॉक्सी आपने ध्यान रखना है, इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर आपने ध्यान रखना है, परसिवरेंस का काम क्या है? इट इज ऑल्सो ऑर्बिटर, इट इज ऑल्सो लैंडर मिशन, ठीक है। UAE वाला सिर्फ ऑर्बिटर था, बाकी चाइना और नासा वाले दोनों ही क्या है आपके लैंडर मिशन है। चाइना वाले ने लैंड करना है, ये वाला लैंड कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में, 2 फेब 1971 में एक कन्वेंशन साइन की गई थी जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन काफी कंट्रीज ने साइन किया था, जिसके अंडर कंट्रीज ने क्या ये प्रतिज्ञा ली थी, जितने वेटलैंड्स हैं हमारी कंट्री में, वेटलैंड्स मतलब आपका लेक हो गया, आपका पॉन्ड वाला एरिया होगा, आपका रिवर है, जो कोई भी ऐसा एरिया जो विद इन दी वाटर है, ठीक है, जो विद इन दी वाटर है, दैट एरिया इज दी वेटलैंड। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके बर्ड्स के लिए, बाकी और चीजों को, बाकी और एनिमल स्पीशीज के लिए भी, आपके ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, है ना। तो ये सब वेटलैंड को सुरक्षित करना है आपने अपनी कंट्री में, और इसको काम करने के लिए कौन सी ऐसी कन्वेंशन है जो है फोर्स में, दैट इज द रामसर कन्वेंशन, जो 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। और उसी डे को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। इसकी आपको थीम भी ध्यान रखनी है, थीम भी हम लोगों ने कहीं लिखी है। Theme is the water wetland. Theme is the wetland water. थीम ऑफ दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे इज दी वेटलैंड वाटर। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने भी साइन की हुई कन्वेंशन। तो इंडिया में अभी कितनी साइट्स हैं? देयर आर 42 रामसर साइट्स, या फिर 42 वेटलैंड्स ऐसे हैं जिसको सुधारने के लिए, जिसकी कंजर्वेशन के लिए सरकार ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स उठाए हैं अपने टाइम में। तो 42 साइट्स आर दी रामसर साइट्स इन इंडिया। और रामसर कन्वेंशन कब थी? 1971 में साइन की गई थी, और 1975 में ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। 71 में ये लॉन्च किया गया था, 75 में इंप्लीमेंट हो चुका था, और इंडिया भी इसका पार्ट है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका 2 फेब को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है दैट इज वेटलैंड वाटर, ठीक है। थीम ध्यान रखने, क्योंकि थीम पेपर में आती हैं कई बार, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, WSDS। तो ये समिट होती क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, और ये क्यों न्यूज में थी? न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका जो 20th एडिशन है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया था फरवरी वाले एरिया में। इस समिट का जो आपका थीम है दैट इज रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल।
इतना ध्यान रखने की, मतलब याद तो रखनी है थीम आपको, बट समिट के अगर बारे में बताऊं मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को, तो ये ऐसी समिट है जो कौन आपका रिकॉग्नाइज करता है, टेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द टेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ये बेसिकली इसलिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती है क्योंकि देर आर डिफरेंट इश्यूज ऑफ डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री एज कंपेयर, इफ वी कंपेयर द क्लाइमेट इश्यूज. जो क्लाइमेटिक चेंज है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग जो है डेवलप्ड कंट्रीज को अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी और डेवलपिंग को ज्यादा अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी. लेकिन जो बर्डन है, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, दैट वुड बी बोर्न बाय द डेवलपिंग कंट्रीज. तो डेवलपिंग कंट्रीज की बेसिकली समिट है जिसमें ये सारे मिलके बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, क्लाइमेट का जो इश्यू है उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं. तो ये सब समिट में बोला जाता है. तो दैट इज समिट इज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. और ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, क्या इसका बेसिक फीचर है, क्या इसकी थीम है, ये आपने ध्यान रखनी है. ठीक है, चलो अगर आप थीम को ध्यान से देखो तो ये है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल. चाहे वो डेवलपिंग कंट्री में कोई भी कंट्री हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री ही क्यों ना हो, उन सब का जो फ्यूचर है दैट इज कॉमन. क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है इम्पैक्ट भले ही डेवलप्ड कंट्रीज को कम करे, बट अल्टीमेटली करेगा तो ना, अभी नहीं तो मैं 50 साल बाद करेगा. तो कॉमन फ्यूचर तो यही है कि आपको जो डेवलपमेंट है दैट शुड बी सस्टेनेबल. आपने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ नहीं करनी है. ठीक है, तो ये सब बेसिकली बात होती है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में, जिसमें मेनली डेवलपिंग कंट्रीज आपस में बैठती हैं और ये देखती हैं कि भाई क्या हम चीजें कर सकते हैं टू स्टॉप द क्लाइमेट इश्यूज और ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, इसकी थीम ध्यान रख लेना कि किसने ऑर्गेनाइज करवाया है और क्या इसका बेसिकली मोटो है. नेक्स्ट देखते हैं कार्बन वॉच. कार्बन वॉच इसलिए न्यूज में थी क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा पहला सिटी बन गया है जिसने कार्बन वॉच के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया है. कार्बन वॉच एक ऐसी वॉच है जो किसी भी पर्सन के कार्बन फुटप्रिंट को नोट करती है. कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि आपने कितने ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिट किए हैं. जैसे CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो आपने कितनी CO2 एमिट करी है, आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा होने वाली है. दैट इज अ काइंड ऑफ वॉच जो आपके कार्बन फुटप्रिंट्स को जो है ये मेजर करती है. तो ये सिटी जो है चंडीगढ़ पहली बनी है. तो अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो इट्स द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज स्पेशली CO2 रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय अ पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी. आपने कोई भी एक्टिविटी करी है, उससे वजह से जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज आपने रिलीज करी है एटमॉस्फेयर में, दैट वुड बी योर कार्बन फुटप्रिंट. और वो कार्बन फुटप्रिंट कौन मेजर करेगा, कार्बन वॉच मेजर करेगा. और चंडीगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट सिटी which has implemented the policy of carbon watch. ठीक है, रहेगा याद, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू मॉनिटर दी OTT कंटेंट. OTT मतलब ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म्स. जैसे आपका नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, ऑल्ट बालाजी है, ये जितने भी आपके कंटेंट हैं ये बेसिकली आपका ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर रेगुलेशन सरकार की नहीं थी अब तक. लेकिन सरकार ने बोला है कि जो भी कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पर आ रहा है वो थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है. अदरवाइज जो मन में आता है लोग वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं. तो सरकार ने बोला है कि जितने भी आपके ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं दे वुड नाउ बी अंडर रेगुलेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ये अपने मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है, द मिनिस्ट्री इज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो ये रेगुलेट करेगी सारे के सारे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को खास करके. ठीक है, और अगर हम देखें तो ये जो रूल्स हैं, रूल्स आर दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021. कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021. बस IT रूल्स 2021 के अंडर ये बोला है सरकार ने कि भाई अब से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जितना भी कंटेंट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर है दे वुड बी अंडर द रेगुलेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, इसमें एक और चीज इन लोगों ने क्या बोली है कि देयर वुड बी 3 tier ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म. अगर आपको या फिर किसी को कोई दिक्कत है कि भाई ये जो कंटेंट दिखाया जा रहा है ये इतना लोगों को
को मिसलीड करता है। तो अगर कोई भी आपकी दिक्कत है तो आपको आपके इस ग्रीवांस को रिड्रेस किया जाएगा, आपकी इस समस्या को ठीक किया जाएगा, को सुना जाएगा। दैट इज द 3 टियर मैकेनिज्म। 3 ऐसे स्टेप्स होंगे जो आपने पहले करने हैं। पहले तो क्या होगा कि जो ओटीटी प्रोवाइडर है, मान लो आपने नेटफ्लिक्स पे कोई शो देखा जिसमें आपको लगता है कि भी कंटेंट जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो पहले तो आप नेटफ्लिक्स वालों को फोन किया, नेटफ्लिक्स को ईमेल किया, या फिर अपनी जो भी रिपोर्ट किया है आपने कि हमें ये अच्छा नहीं लगा है, तो आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से ये हटा देना चाहिए। तो पहले तो आपने किसको कंप्लेंट करी? नेटफ्लिक्स को ही, जहां पर आपको वो शो देखा था आपने, ठीक है। या प्राइम वीडियो पे देखा तो वहां प्राइम वीडियो वाले को मेल करोगे, उसको रिपोर्ट करोगे। मतलब जहां पर आपने शो देखा है उस मीडिया को, उस प्लेटफॉर्म को आप पहले कंप्लेन कर दोगे। अगर वो नहीं सुनते हैं आपकी, तो क्या है, देयर इज अनदर स्टेप। सेकंड में है आपकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कमीशन बनाई है जो सभी ने मिलकर बनाई है। नेटफ्लिक्स वाले कुछ बंदे हैं, प्राइम वीडियो वाले कुछ हैं, हॉटस्टार वाले कुछ हैं, आल्ट बालाजी वाले कुछ हैं, है ना, एमएक्स प्लेयर वाले कुछ हैं। इन सब ने मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। अगर आपकी कंप्लेन नेटफ्लिक्स वाले नहीं सुनते हैं, जहां पर आपने शो देखा था, हम उसी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो आप अपनी कंप्लेन किसको लिखोगे? इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को लिखोगे, ठीक है। अगर ये भी ढंग से काम नहीं करती है, ये भी आपके ग्रीवांस को रिड्रेस नहीं करती है, तो अल्टीमेटली आप कहां जाएंगे? अल्टीमेटली आप जाएंगे गवर्नमेंट के पास। ये पावर है, गवर्नमेंट हैज ओवरराइडिंग पावर्स इन दिस फॉर्म ऑफ ओवरसाइट मैकेनिज्म, जिसमें अगर कोई फंक्शन उनको करना है, कोई एक्टिविटी को उनको बैन करना है, तो वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चांसेस प्रोवाइडर्स को भी दिया गया है, प्लेटफॉर्म वालों को, कि भाई आप जो रिपोर्ट आपके पास आई है, कम से कम उसको ध्यान से देखो, पढ़ो और उसके लिए कोई एक्शन लो। अगर आप नहीं करते हो तो अल्टीमेटली पहला वो प्रोवाइडर, सेकंड आपकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो सभी कंपनीज ने मिलकर बनाई हुई है, और थर्ड अगर कहीं पर भी रिड्रेस ग्रीवांस रिड्रेस नहीं होता है तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जाओ। गवर्नमेंट उनको वो ऑर्डर दे सकती है कि भाई आपको इतनी बार बोला है इस कंटेंट मत रिलीज करो, फिर भी आपने ऐसा कंटेंट रिलीज किया है, लोगों ने कंप्लेन करी है, आपने फिर भी नहीं सुनी है, तो हम आपको ये ऑर्डर देते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से ये कंटेंट जो है वो खत्म कर दो, अदरवाइज देयर वुड बी सम पनिशमेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है अंडर दिस ओटीटी कंटेंट वाला बिल। तो गवर्नमेंट ने इनको बेसिकली अभी दोबारा से रेगुलेशन के अंदर लेकर आया है। पहले क्या था, डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया ये अभी सरकार के अंडर नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन अब ये आती है अंडर दिस रूल, आईटी रूल 2021, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका कपिला, है ना। कपिला इज अ कैंपेन जिसकी फुल फॉर्म है आपकी फॉर इंटेलेक्चुअल, इट इज द कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि भाई एक ऐसा कैंपेन चलाया गया है जिसमें जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, या फिर और भी 20 स्कूल्स हैं आपके जितने भी, अगर उनमें कोई स्टूडेंट या कोई टीचर रिसर्च करता है तो उसके लिए उनको कॉपीराइट्स होते हैं कि भाई रिसर्च मैंने करी है, कोई इसको मिसयूज ना कर ले। तो बेसिकली दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि भाई मेरा सामान है, ये कोई और ना यूज कर ले। इसका मतलब मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि मैं इसको कॉपीराइट इशू करवा लूं या मैं पेटेंट करवा लूं इस चीज को, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके रिगार्डिंग सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी को, जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि भाई अगर आप कभी भी कोई रिसर्च करते हो तो आपका उसके ऊपर राइट है, और अगर आपकी उस रिसर्च को कोई और यूज करता है तो फिर वो पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आपसे बिना पूछे करता है, तो पूछे कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर बिना पूछे आपके कंटेंट का मिसयूज कर रहा है तो दैट इज अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द पर्सन। तो ये अवेयरनेस जनरेट करवाने के लिए सरकार ने क्या शुरू किया है, कपिला कैंपेन शुरू किया है, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका शहतूत डैम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहतूत डैम अभी इंडिया और अफगानिस्तान ने रिसेंटली रिलीज किया है। इंडिया ने इसकी काफी हेल्प करी है, अफगानिस्तान की हेल्प क्या इंडिया ने ही बनवाया है, इंडिया ने सारा फंडिंग प्रोवाइड किया है। तो दिस इज दी शहतूत डैम, जो किस रिवर पे बना है आपका, इट इज एट दी मैदान रिवर। मैदान रिवर पर ये बना है, एंड मैदान इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। अगर ये काबुल रिवर जा रही है तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये मैदान रिवर है। इस मैदान रिवर के ऊपर क्या बनाया गया है, शहतूत डैम बनाया गया है, और ये इंडिया अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप डैम नंबर 2 है। पहला डैम कौन सा बनाया था इंडिया ने अफगानिस्तान में, इट वॉज दी सलमा डैम।
द सलमा डैम जो था आपका हेरात रिवर पे, अफगानिस्तान में ही है दोनों, ठीक है। शहतूत डैम इंडिया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में ये है, सेकेंड डैम है ऑन दी मैदान रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर इन दी अफगानिस्तान, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका डेक्कन सोनिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे अर्लीस्ट फाउंड मैमल्स हैं उसके आपके ये फॉसिल्स मिले हैं डेक्कन सोनिया के ऑन द रूफ ऑफ द भीमबेटका केव्स इन द मध्य प्रदेश ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपके, इट इज द अर्लीस्ट नॉन लिविंग एनिमल। डेक्कन सोनिया इज द सबसे पहला मतलब जानने वाला आपका लिविंग एनिमल, सबसे पहले आया होगा, उसके हमें फॉसिल्स मिले हैं ऑन द भीमबेटका केव्स। तो आपने इसका नाम ध्यान रखना है, कहां पर ये मिला है ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें संदेश। संदेश इज बेसिकली सरकार द्वारा चलाया गया मैसेज प्लेटफॉर्म। जैसे व्हाट्सएप इज दी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, वैसे ही सरकार का है ये संदेश प्लेटफॉर्म। ये सरकार द्वारा खुद ही बनाया गया है, किसी और कंपनी का नहीं है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। तो ये क्या है आपका, किसने बनाया है, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने बनाया है सरकार के अंडर ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट्सएप। जैसा व्हाट्सएप है वैसा ही संदेश मैसेज आप मतलब सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जैसे बिल्कुल सेम चीज है। बट हल्का सा आपने ध्यान रखना है इसमें कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन आपने करनी है, मैसेज भेजने हैं, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए, व्हाट्सएप के लिए भी चाहिए, और इसके लिए आपको ईमेल भी चाहिए, एक वैलिड ईमेल, ठीक है। तो वैलिड ईमेल चाहिए और साथ में एक मोबाइल नंबर चाहिए, ये दोनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है। दोनों जरूरी नहीं, एक भी चल जाएगा। बस इसमें न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक तो सरकार ने ये लॉन्च किया था, और साथ में इसलिए न्यूज में था क्योंकि लोगों ने ये बोला कि भाई आप अपना संदेश पर एक बार जो फोन नंबर रजिस्टर कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम व्हाट्सएप में कर लेते हैं नंबर चेंज, वैसे संदेश में नहीं हो पाता, तो आपको दोबारा से इंस्टॉल करके दोबारा से नया यूजर बनना पड़ता है उसमें। अदरवाइज उसमें आप नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल चेंज नहीं कर सकते। तो लोगों ने ये बोला था कि अगर निकाल ही रहे हो कोई आप तो ढंग की ही निकाल लो, व्हाट्सएप से कम ऊपर लेवल की तो हो, लोअर लेवल की निकालने का क्या मतलब है ना। तो वो लोग व्हाट्सएप यूज करेंगे, संदेश यूज नहीं करेंगे। बस हल्का सा इसमें ये है कि आपकी थोड़ी सी प्राइवेसी ज्यादा रहेगी, बट प्राइवेसी नहीं भी रह सकती, सरकार आपका डेटा ले सकती है, व्हाट्सएप से भी ले सकती है डेटा, वो तो आपका। बट ये सब तो थोड़ा दूसरे इश्यूज हो गए, बट जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो यही है कि संदेश जो है एनआईसी ने रिलीज करा था, लॉन्च किया था, एक इंडिजिनस डेवलप्ड आपकी टेक्नोलॉजी है, और कुछ इश्यूज हैं इसमें वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी। चलो नेक्स्ट है आपका उड़ीसा का कार्लापथ सेंचुरी। ये न्यूज में था क्योंकि अभी रिसेंटली 6 हाथियों की इसमें डेथ हुई है उड़ीसा की कार्लापथ सेंचुरी में, दैट इज द कार्लापथ सेंचुरी ऑफ उड़ीसा। तो ये न्यूज में है, इसकी जगह का नाम क्या है सर, ये एलिफेंट्स मरे हैं वो किससे मरे हैं, आपके हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज का नाम है। डिजीज कौन सी है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसी भी दूषित पानी या दूषित हवा से ये अल्टीमेटली हो जाता है। तो इस फीवर के चलते हुए, इस डिजीज के चलते हुए 6 हाथियों की डेथ हो गई थी इन दी कार्लापथ सेंचुरी ऑफ उड़ीसा। नाम ध्यान रख लेना, डिजीज ध्यान रख लेना, कौन से स्टेट में है ये ध्यान रख लेना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका ई छावनी पोर्टल। ई छावनी पोर्टल है बेसिकली, आपको छावनी से ध्यान रख लेना चाहिए कि भाई कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो होते हैं, जो कैंट एरियाज होते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। जितने भी कैंट एरियाज में रहने वाले लोग हैं, अगर उनको कोई वाटर कनेक्शन लेना है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ रजिस्टर करवाना है, डेथ रजिस्टर करवाना है, ये सब का सब वो कहाँ करवा सकते हैं, आकर इस ई छावनी पोर्टल में वो आकर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है, कैंटोनमेंट एरियाज के लोगों के लिए ही है, बाकी पूरी इंडिया वालों के लिए नहीं है, ठीक है। ध्यान रहेगा किस चीज के लिए हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है आपका नथुला। नथुला ला इज बेसिकली अ पास। तो नथुला जो है आपका वो कहां पर है, दैट इज एट द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड तिब्बत। सिक्किम तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। तो सिक्किम तिब्बत आ जाए, सिक्किम चाइना आ जाए, आप लोगों को ध्यान रखना दोनों ही सेम चीजें हैं क्योंकि तिब्बत पर चाइना ने कब्जा अपना लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो नथुला है दैट इज बिटवीन द सिक्किम एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि कई सारे जो टूरिस्ट जहाँ पर घूमने के लिए गए थे वो काफी एवलांच में दब गए थे। तो सरकार जो मिलिट्री थी हमारे, उन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद उनको बाहर निकाला था। दैट इज वाई दिस लॉ वॉज इन द न्यूज। तो ये कहाँ पर है, इट इज द माउंटेन पास इन द हिमालयस विच कनेक्ट द सिक्किम एंड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज डे है, आपने डे ध्यान रखना है 21 February। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डे ध्यान रखना है कि भाई किस दिन मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। थीम है आपकी फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक लैंग्वेज, अगर हम एक लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उस चक्कर में जो हमारी मदर लैंग्वेजेस है वो बहुत सफ़र करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हो तो आपकी हिंदी सफ़र नहीं करनी चाहिए। तो दोनों की ही विद साइमल्टेनियस जनरेशन होनी चाहिए, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये डे यही याद दिलाता है कि भाई आपको सिर्फ एक लैंग्वेज को फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी लैंग्वेज भी मेंटेन करके रखनी है। That is the International Mother Language Day 21 Feb. It is announced by the UNESCO. Important है कि भाई ये जो डे है वो किसने लॉन्च किया है? यूनेस्को ने किया है, यूनिसेफ ने किया है, UNGA ने किया है। तो यूनेस्को ध्यान रखना है आपने। चलो, थीम आपने देख ही ली है। INS उत्कर्ष, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि INS उत्कर्ष जो है रिसेंटली अंडमान निकोबार वाला आइलैंड जो है उसमें क्या बना है? इट इज द इंडियन नेवल एयर स्टेशन। इंडियन नेवल एयर स्टेशन बनाया गया है। ये किसके पास है? INS जरावा के ये पास है, हल्का सा, जो भी अंडमान निकोबार में ही है। देखो ध्यान रखना, इट इज द इंडियन नेवल एयर स्टेशन। सिर्फ नेवल स्टेशन नहीं है, नेवल एयर स्टेशन है। खास करके एयरफोर्स और नेवी की आपस में जो हार्मनी है, कि जो आपस में इनकी कॉन्सोनेंस बनी हुई है, उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है, तो इंडियन नेवल एयर स्टेशन है और इंडियन नेवल बेस जो है, सिंपल नेवल बेस जो है, दैट इज INS जरावा। बोथ आर इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो INS उत्कर्ष आपने ध्यान रखना है, इट इज द इंडियन नेवल एयर स्टेशन। बेसिकली काफी बड़ा एरिया है जिसको अल्टीमेटली डेवलप किया जाएगा, जिसमें एयरक्राफ्ट भी आ सकते हैं, जो एयरक्राफ्ट लॉन्च भी हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग भी हो सकती है। वो सब चीज़ें, जितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो इस एरिया में मिलेंगी आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका यूथुरु थिला फालू। UTF से ध्यान रखेंगे नॉर्मली। ये एक काइंड ऑफ पोर्ट प्रोजेक्ट है, हार्बर प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स गवर्नमेंट। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंडर इंडिया ने ये बोला कि मालदीव्स में जाके हम लोग क्या करेंगे, इस हार्बर को, यूथुरु थिला फालू, UTF से ध्यान रखेंगे कि हम इसको डेवलप करेंगे ताकि मालदीव से होने वाला जो ट्रेड है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सके। मतलब मालदीव्स का थोड़ा सा ट्रेड बढ़ सके बाकी अराउंड द कंट्रीज के साथ में। ठीक है, चलो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट है न्यू एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू बी सेटअप। ये बजट में ही था, बजट में इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में करना था इसे हमें। तो ये नाम से ही क्लियर है, न्यू एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो, ऐसी कंपनी, जैसे अगर हम स्टार्ट से बात करें तो कोई भी जो बैंक है उसमें वो बैंक कई लोगों को लोन देता है। अगर उसने मुझे लोन दिया और मैंने उसको 90 दिन की जो मेरी किस्त थी, हर महीने किस्त जाती है, EMI जाती है, अगर मैं वो 3 महीने लगातार ना दूं तो मतलब वो जो लोन है उसके लिए पैसे बैंक को दोबारा नहीं जा रहे, तो वो क्या बन गया, उसके लिए NPA बन गया है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब 90 दिन के अंदर अंदर अगर कोई किस्त नहीं आती है तो दैट एसेट विल बिकम द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब उसके लिए जो लोन दे दिया है, अल्टीमेटली मान लो मेरे को 1000 रुपए का लोन दिया था, 1 लाख रुपए का लोन दिया था, तो वो 1 लाख क्या बन गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदने के लिए कि भाई 1 लाख जो है, एक कंपनी बन गई, उस कंपनी ने वो 1 लाख रुपए बैंक को दे दिए और अब उस कंपनी का काम है कि वो मुझसे 1 लाख रुपए कैसे निकलवाए, कि क्या मैंने जो चीज गिरवी रखी हुई थी उसको वो बेच दे या फिर कोई और अलग मेथड यूज करे लोन वापसी के लिए। तो वो कंपनी होती हैं आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो अल्टीमेटली क्या होती हैं, जो किसी भी बैंक के NPAs को फुलफिल करने के लिए काम आती हैं। ठीक बात है, इतना तो ये क्रक्स ऑफ दी वो है। ये नेक्स्ट ये लिखा हुआ, इट विल लुक आफ्टर दी NPA ऑफ दी स्ट्रेस्ड बैंक्स। और ये सारे वो काम करेगा अल्टीमेटली जो किसी भी बैंक को करने चाहिए थे, है ना। तो वो बैंक का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपना लोन वापस करवा पाए, लेकिन अगर वो नहीं करवा पाई है बाय एनी मीन्स तो वो किसको बेच देगी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन उसको बेच देगी। अब वो उसका काम है कि वो लोन के पैसे चुकवा पाए या फिर नहीं चुकवा पाए। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ये हम लोगों ने पहले छोड़ दिया था, तो अभी रिसेंटली इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या है आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। सेस का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, है ना। अगर मान लो किसी चीज पर, कोई चीज 100 रुपए की है, उस पर टैक्स लगा है 4 रुपए,
4%, तो वो कितने की होगी, 104 रुपीज होगी। अगर मैंने उस पर 2% सेस और लगा दिया तो वो सेस किस पे लगेगा, उस 4 रुपए पर लगेगा। तो 4 का 2% इज दी 0.8, तो अब वो चीज टोटल कितने की होगी, वो होगी 104.8 रुपीज की वो होगी, जिस पर 4 जो था वो तो टैक्स था, और जो 0.8 रुपीज है वो क्या है, वो सेस है, दैट इज द टैक्स ऑन टैक्स अमाउंट। तो एक ऐसा सेस जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, क्योंकि उसमें जो पैसा आएगा वो किसके लिए यूज होगा, टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ठीक बात है। तो ये बजट 2021 में सरकार ने लॉन्च किया है। अगर हम देखें कि भाई इसकी हाइलाइट्स क्या हैं, इसकी हाइलाइट्स हैं कि भाई ये बहुत कम अमाउंट में लगाया जाएगा। सरकार ने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी कि भाई हम इस पर ये सेस लगाएंगे, जिसमें से कुछ है कि भाई आपका पेट्रोल पर जो है 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपये लगेगा, डीजल पर 4 रुपये लगेगा, गोल्ड सिल्वर और डोर बार्स पर आपका 5% लगेगा। तो कुछ चीज़ें सरकार ने ऐसी बोली थी कि भाई हम इस पर हम क्या लगाएंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाएंगे, और जो बेसिकली पैसा इकट्ठा होगा हम उसको किस में यूज करेंगे, टू डेवलप द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो पैसा हमने बोला है, ये पैसा जब आएगा तो उसको यूज भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया पे ही करना है। ठीक बात है। चलो, तो नेक्स्ट है आपका द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये किसने रिसेंटली रिलीज करी है, इट इज बिन रिलीज्ड बाय द दलाई लामा। ठीक है, तो दलाई लामा ने ये बुक रिलीज करी थी, इसलिए न्यूज में था। ये जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज होते हैं, अगर ये कोई काम करते हैं, कोई बुक रिलीज करते हैं, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दलाई लामा वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आपने ध्यान रखना इस बुक का नाम द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका मेगा टेक इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, मित्र स्कीम। हम लोगों ने भी बजट वाला जब डिस्कस किया था, उसी मित्र स्कीम हम लोगों ने डिस्कस की थी हल्की सी। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, देखो ये एक ऐसा एरिया होगा, सरकार ने स्कीम लॉन्च करी है, कई बड़े बड़े हेक्टेयर वाले एरिया में ये लोग क्या करेंगे, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज लगाएंगे। और वो इंडस्ट्रीज कौन लगाएंगे, मेनली जो फॉरेन कंपनीज हैं। तो ऐसे जगहों पर जहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रेगुलेशन है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो फॉरेन कंपनीज क्यों नहीं आएंगी। तो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा मेथड डेवलप करवा देना बाय द सरकार, तो कि फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर आए और टेक्सटाइल पार्क में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाए। तो ये जो पूरी का पूरा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मित्र स्कीम, और ये लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2021 और 22 वाले में। ठीक है, पेपर पर क्वेश्चन आया कि मित्र स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो इट इज रिलेटेड टू द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। यही अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो ये क्या होगा, इट विल इनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कंपेटिटिव, कि अगर ऐसा होगा तो फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आएंगी, तो इंडिया में जो टेक्सटाइल बन रहा है, कॉटन बन रहा है, सिल्क बन रहा है, जूट बन रहा है, ये सबका सब लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इट विल मेक द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज अ ग्लोबल कंपेटिटिव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें थोड़ी सी ये देख लेना। तो जो मैंने बोला है वही बेसिकली स्लाइड्स में भी है, मैंने हिंदी में बोल दिया है बस। ठीक है, एक बार रिवाइज करोगे तो एक बार आपका और थोड़ा सा पक्का हो जाएगी ये चीज। नेक्स्ट है आपका इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ ही पहली कंट्री जिसमें कार्बन वॉच इंप्लीमेंट किया था, और चंडीगढ़ ही ऐसी पहली सिटी है, खास करके पीजीआई ऑफ चंडीगढ़, इसने पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला है। बेसिकली जो भी आपके कोई ऐसे पर्सन जिनका कोई लिम्ब काम नहीं करता है या फिर कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं करता है, दे आर बेसिकली एम्प्यूटीज, तो उसको ढंग से उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए सरकार जो पीजीआई है उसने पहला क्लिनिक खोला है, जिसमें जितने भी ऐसे लोग होंगे जिनके ये प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ वो पूरा होलिस्टिकली डील करेंगे। मतलब उनको दे विल ट्राई टू मेक देम बेटर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो किसी वजह से पीछे ना रहे बाकी लोगों से। ठीक है, तो पहला क्लिनिक चंडीगढ़ में खुला है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला सेंटर खुलेगा फॉर दी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये चेन्नई में खुलेगा। इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड क्या होता है हम लोगों ने देखा है, रामसर कन्वेंशन क्या होती है हम लोगों ने देखा है। तो जो भी चीजें हमें करनी है टू कंजर्व दी वेटलैंड्स, वो क्या होगा, एक कम से कम एक कमीशन तो होनी चाहिए नॉर्मली कि वो जो रेगुलेट करे, जो मॉनिटर करे। तो दैट रेगुलेशन इज बाय दी सेंटर फॉर दी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, जो कहाँ खोला जाएगा, चेन्नई में खोला जाएगा ये। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा सेंटर है वो किसके अंडर खोला जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सेंटर खोला जा रहा है दैट इज अंडर द स्कीम ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। ठीक है, याद रखना है आपने कहाँ खोला जा रहा है, कौन सी स्कीम के अंडर है, और व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ वेटलैंड्स एंड अदर एरियाज। ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका युद्ध अभ्यास।
युद्ध अभ्यास बेसिकली एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया एंड यूएसए की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो फरवरी में कंडक्ट की गई थी अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो ध्यान रखना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडिया और यूएसए बेसिकली युद्ध अभ्यास कर रहे हैं कि इन केस अगर कोई डिजास्टर हो या फिर कोई वॉर हो तो पहले से ही चीजें हमें पता हो उसके बारे में, कैसे हमें रिएक्शन देना है। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट है आपका EIU का डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आपका EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। हम लोगों ने मार्च वाले महीने में भी एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट की थी, एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट विच वाज रिलीज्ड बाय द VDEM। स्वीडन का इंस्टीट्यूट था VDEM जो वो रिलीज करता था। अगर हम इसकी बात करें EIU वाले की, तो जो इंडिया का रैंक है, इंडियाज रैंक इज द 53rd इंडिया का रैंक है 53, 83 लग रहा है बट 53 है ये। 53 इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द EIU का डेमोक्रेसी इंडेक्स। और जो टॉप है, टॉप किसने किया है? आपका अलग कंट्री होगी इसमें। द टॉप इज डन बाय द नॉर्वे। नॉर्वे ने ये बेसिकली टॉप किया है। स्लाइड्स में कई बार मिस हो जाता है कि भाई कहाँ चीज़ कौन सी लिखी हुई थी, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। बट इंडिया का रैंक है 53 और जो आपका नॉर्वे है दैट हैज़ बीन टॉप्ड। पहला जो स्थान है नॉर्वे ने लिया है, जो सेकंड है दैट इज सिक्योर्ड बाय द आइसलैंड। बस आपने यही ध्यान रखना है कि पहला और सेकंड कौन है और इंडिया का क्या रैंक है। इंडिया का रैंक है 53, टॉप किया है नॉर्वे ने, सेकंड है आइसलैंड। ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? EIU इंडिया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है थर्ड फेज ऑफ चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला। चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली ये मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका आसाम वाले एरिया में, गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी मनाया गया था क्योंकि वहीं पर काफी ज्यादा आपको चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे। टी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है आसाम वाले एरिया में, दैट इज वाई वहां पर ये पुरस्कार मेला लॉन्च किया गया था, मनाया गया था। इस मेले के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी आपके टी गार्डन में, चाय के बागानों में काम करने वाली फैमिलीज हैं, उनको दिए गए हैं आपको 3000 रुपीज। उन सभी फैमिलीज को 3000 रुपए दिए गए हैं ताकि वो अपना जो काम है वो ढंग से चला सकें, क्योंकि देयर आर मेनी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट इन दैट एरिया बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन ऑफ टी इन दैट एरिया। तो इस वजह से क्या है, काफी लोगों को गरीबी की तरफ जाना पड़ता है। उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने क्या बोला है, देयर वुड बी चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला, जिसके अंडर सभी टी गार्डन्स में काम करने वाली फैमिलीज को हम लोग 3000 रुपीज देंगे। और ये 3000 रुपये देने के लिए ही जो है ये मेला अल्टीमेटली मनाया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भाई आसाम वाला है और क्या पैसे दिए हैं और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका श्रीवल्लीपुतूर मेगा मलाई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इट हैज बिकम द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। टाइगर रिजर्व इंडिया में बेसिकली क्या होते हैं कि भाई एक ऐसे एरिया विच आर स्पेसिफिकली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। अगर वहां पर टाइगर्स रह रहे हैं तो और कोई ह्यूमंस या फिर एग्रीकल्चर या फिर हैबिटेशन वहां पर पॉसिबल नहीं हो सकती, प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स किया जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ये कौन रिलीज करता है, कोई भी एरिया को टाइगर रिजर्व कौन रिकॉग्नाइज करेगा? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA की परमिशन के बिना कोई भी एरिया टाइगर रिजर्व नहीं बन सकता। कोई भी एरिया टाइगर रिजर्व अगर इंप्लीमेंट करना है, बनाना है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये 5th है तमिलनाडु वाले एरिया में। अगर हम पहले 4 की बात करें तो पहले 4 हैं आपके मुदुमलाई, 1 इज दी मुदुमलाई, सेकेंड इज अनाईमलाई, 3rd इज सत्यमंगलम एंड 4th इज दी कलाकड़ मुदुनथुरई। ठीक है, नाम हल्के से तमिलियन ओरिजिन के हैं तो घबराना नहीं, इनको देख के 1-2 बार रिवाइज करोगे तो चीजें याद भी हो जाएंगी। तो पहले 4 थे आपका मुदुमलाई, अनाईमलाई, सत्यमंगलम और कलाकड़ मुदुनथुरई। ये 4 पहले थे। अभी रिसेंटली नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है तमिलनाडु में, विच इज श्रीवल्लीपुतूर मेगा मलाई। ठीक है, तमिलनाडु में ये है, रिसेंटली अभी इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने पता करना है कि भाई इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं।
क्या 51 है, 52 है, 53 है, कितने हैं? तो आपके लिए होमवर्क है, काम है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर लगाया जाएगा? इट विल बी डेवलप्ड इन द लद्दाख एरिया। लद्दाख जगह के में एक पूगा विलेज है, पूगा विलेज में ये प्लांट लगाया जाएगा। देखो अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जियो थर्मल पावर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं विद द यूज ऑफ अर्थ का मेंटल वाला एरिया। अगर हमें ये चीज पता है कि अर्थ पे 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो मेंटल है उसमें मैग्मा प्रेजेंट है। अगर क्रस्ट की थिकनेस कम होती है ना, अगर क्रस्ट की जो है वो थिकनेस कम है, तो इस थिकनेस कम होने की वजह से क्या है, जो मैग्मा नीचे वाली लेयर में है वो इसके हल्का सा पास हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वाले एरिया में हम लोग बाय द यूसेज ऑफ जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, इस हीट को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो इंडिया में कहाँ लगाया जाएगा? इंडिया में ये लद्दाख में पूगा विलेज में लगाया जाएगा। अभी तक जितने भी जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ या तो खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं या फिर हम लोग किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं कर सकते मेनली। तो अभी लद्दाख में पहला लगेगा इंडिया का जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो 2022 तक कंप्लीट होने की आशंका है, मतलब आशंका नहीं, आशा है। और ये लगा कौन कौन रहा है? ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द ONGC, LAHDC, लद्दाख वाले एरिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड मतलब ये ONGC एंड लद्दाख गवर्नमेंट मेनली, ठीक है। तो ध्यान रखना ONGC की सहायता के साथ जो लेह वाला मतलब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो लद्दाख में पहला जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका SC, सुप्रीम कोर्ट स्टे द डिसमेंटलिंग ऑफ INS विराट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि INS विराट को सरकार ने डिसमेंटल करने के आदेश दे दिए थे। मतलब इसमें जितना भी स्क्रैप मटेरियल है या फिर स्टील है, आयरन है या फिर और भी चीजें जो आप इस शिप में से निकाल सको वो निकाल लो और वो कहीं और यूज कर लो। दैट इज द मीनिंग ऑफ आपका डिसमेंटलिंग ऑफ ए शिप, ठीक है। लेकिन अभी किसी ने पिटीशन फाइल करी कि भाई जो INS विराट है ना वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आप इसको डिसमेंटल मत करो, आप इसको म्यूजियम बना दो एक। तो इस पिटीशन के चलते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको स्टे लगा दिया कि भाई डिसमेंटलिंग जो है इस INS विराट की रुक जाएगी। अगर हम देखें INS विराट के बारे में, तो INS विराट क्या है आपका? इट इज अ काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, इट इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर। कई सारी शिप्स ऐसी होती हैं जिसमें से एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है, तो ये एक ऐसा ही वो है। देखो ये दैट इज दी INS विराट। एक देखो पूरा रनवे बना हुआ है ना, क्योंकि इस पर रनवे से टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है एयरक्राफ्ट। तो INS विराट वॉज दी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया टिल 2013। 2013 तक ही INS विराट वॉज दी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। बट उसके बाद इसकी जगह किसने ले ली थी? INS विक्रमादित्य ने इसकी जगह ले ली थी। नाउ INS विक्रमादित्य इज दी ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, इट इज दी ओनली। इससे पहले कौन था? INS विराट था, बट विराट का काम खत्म कर दिया 2013 तक, और 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया कि भाई अभी नेवी का ही पार्ट नहीं है। तो इसको डीकमीशन करने के बाद डिसमेंटलिंग के इसको आदेश दे दिए गए थे। नाउ INS विक्रमादित्य इज दी ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर इन इंडिया। अभी INS विक्रांत भी बन रहा है नया एयरक्राफ्ट कैरियर, बट अभी ऑपरेशनल स्टेजेस पर है, अभी वो पूरी तरीके से बना नहीं है। तो अभी सिर्फ INS विक्रांत ही आपने ध्यान रखना है। और ये INS विराट न्यूज में था तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया। बस ये एक और ध्यान रख लेना कि जो INS विराट है ना, बेसिकली ये हम लोगों को ब्रिटिश ने दिया था। ब्रिटिश ने अपने यहाँ से तो उसका काम खत्म कर दिया था, उसके बाद इसने इंडिया को बेच दिया था और तब इंडिया ने इसको थोड़ा सा रेनोवेट करके यूज करना शुरू कर दिया था। तो इंडिया ने ये 1987 में कमीशन किया था और 2017 तक ये इंडियन नेवी का पार्ट रहा। मतलब अराउंड 30 साल तक INS विराट ने इंडियन नेवी को सर्व किया है। अभी इसको डिसमेंटल करने के आदेश दिए थे बट वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 21। ट्रॉपिक्स 21 ध्यान रख लेना, इसका एक तो थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये जो ट्रॉपिक्स 21 है, ट्रॉपिक्स ये जो है किसी कंट्रीज के बीच में नहीं हो रही है, ये इंडिया की नेवी ही कंडक्ट करवा रही है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन मिलिट्री और इंडियन और भी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जितनी भी कमांड्स हैं बेसिकली इंडियन मिलिट्री की, वो पार्टिसिपेट करती हैं। ये देखने के लिए कि अगर इन केस ऑफ एनी वॉर क्या सभी में आपस में रेडीनेस है,
कि क्या वो बहुत जल्दी तरीके से काम कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स को लोड करना है या फिर मिसाइल्स को लॉन्च करना है, एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करना है, तो ये सब जो प्रैक्टिस की जाती है मेनली, तो दैट प्रैक्टिस का जो नाम इज द एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स, और ये 2 साल में एक बार की जाती है। इट इज द बाइनियल, इट इज द बाइनियल एक्सरसाइज, 2 साल में एक बार की जाने वाली, जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द इंडियन मिलिट्री चेक देयर रेडीनेस इन केस ऑफ एनी वॉर और एनी डिजास्टर और एनीथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन बेसिकली अभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, राजनाथ सिंह ने ये लॉन्च किया था, रिलीज किया था। ये बेसिकली कहां पर है, ये एमपी वाले एरिया में सिचुएटेड है। नाम से क्लियर, जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, कि भाई ऐसे कैंपेन, ऐसी अवेयरनेस ड्राइव लेकर आई जाएंगी जिसमें लोगों को जो है आपके वाटर को कंजर्व करने की टैक्टिक्स बताई जाएंगी। हमने मार्च वाले में भी एक टॉपिक किया था जिसमें हम लोगों ने कंजर्वेशन की बात करी थी, जिसमें जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की हमने बात करी थी। वहां पर भी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए कुछ चीजें लोगों को बताई जाएंगी, अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये कैंपेन चलाया गया है जिसको इनॉग्रेट किया था राजनाथ सिंह ने। तो जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन इज बेसिकली फॉर द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और ये क्या है, दिस कैंपेन बिकम सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो पानी इवेपोरेट बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से होगा, तो पानी की कमी फेस करने को मिलती है हमें। तो जब पानी कमी फेस करोगे तो अल्टीमेटली नो वाटर विल बी प्रेजेंट टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स, तो उस टाइम पर आपको वाटर कंजर्वेशन करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। तो वो एक मेथड चलाया गया है, कैंपेन चलाया गया है, जिसमें आपको ये तकनीक बताई जाएंगी कि भाई आप कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हो। दैट इज द जलाभिषेकम कैंपेन बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें इसने ये बोला है कि भाई जितने भी, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात करें, एसडीजी की बात करें, हमने देखा था एसडीजीज आर मेनली 17 टारगेट्स और 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। तो इसमें मेनली क्या है, इंडिया जो है 117 नंबर पर है आउट ऑफ 192 कंट्रीज। ये हमने खुद ही बता दिया अपने आप को कि भाई हम जो काम कर रहे हैं टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, वो हम लोग बहुत धीरे कर रहे हैं, हमें इसकी पेस को बहुत जल्दी बढ़ाना पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। और ये इस रिपोर्ट में बेसिकली इसने बोला है। तो आपको स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट ध्यान रखनी है कि इसने क्या बोला है, कौन रिलीज करता है, CSE रिलीज करता है, और हल्की सी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या है। और इसने एक और चीज क्या बोली है कि तारापुर इन दी महाराष्ट्र वाला एरिया इज द मोस्ट पोल्यूटेड क्लस्टर इन इंडिया। ठीक है, एक तो इसने ये बोला है, और साथ में इसने कुछ और भी चीजें बोली हैं कि भाई इंडिया में जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ गया है, इंडिया में एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, इंडिया में वाटर पोल्यूशन बढ़ गया है, इंडिया में और चीजें भी बहुत ज्यादा तरीके से डाउनग्रेड होती जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा इस रिपोर्ट में इसने बताया है। रिपोर्ट क्या है, किसने रिलीज किया है, और अल्टीमेटली इसके 2-3 ऐसी रिकमेंडेशन जो आपको याद करनी हो, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली। As far as the sustainable development is concerned, इंडिया का जो रैंक है वो that is 117 out of 192 countries। ठीक है, हमने खुद ही बताया अपने आपको ये। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपने ध्यान रखनी है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, और रिलीज किया जाता है इसको यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना, स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट, और ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके अंतर्गत इन लोगों ने बोला कि भाई जब लॉकडाउन नहीं लगा था ना, तब तक देयर वर 338 मिलियन चिल्ड्रन थे जो खाना खा रहे थे बाय द स्कूल्स। जैसे इंडिया में चलता है ना मिड डे मील्स की, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में भी चलती हैं स्कूल्स के रिगार्डिंग। तो पूरे स्कूल्स में जब ये कोरोना लॉकडाउन लग गया तो अल्टीमेटली 388 मिलियन चिल्ड्रन जो थे उनको फिर मील्स नहीं मिल पाए, उनको खाना नहीं मिल पाया, तो अल्टीमेटली इनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी डाउनग्रेड हो गया। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है। एक तो रिपोर्ट का नाम ध्यान रख लेना, कौन रिलीज करता है, और अल्टीमेटली इसमें क्या रिकमेंडेशंस दी गया था। इसमें खास करके फोकस किया गया है ऑन द कोरोना लॉकडाउन।
ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है इन वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम। लार्जेस्ट स्टेडियम कौन है आपका, गुजरात में है। पहले इसका नाम मोतेरा था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रख दिया गया है। पहले मोतेरा नाम था इसका। इससे पहले कौन था सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम, इट वॉज द एमसीजी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, तो पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था, अब मोतेरा हो चुका है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है, गुजरात में ये है। अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है 2 years ऑफ पीएम किसान स्कीम। एक तो ये किसान स्कीम कब लॉन्च किया गया था, ऑन दी 24 फरवरी 2021। इस स्कीम के अंडर क्या था कि भाई जितने भी, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में स्कीम जब लॉन्च किया गया तो जितने भी ऐसे फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उनको पूरे साल में 6,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे इन द 3 इंस्टॉलमेंट्स, 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट्स में। लेकिन धीरे धीरे क्या कर दिया गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फार्मर्स को नहीं, जितने भी फार्मर्स हैं पूरी इंडिया में, उनको पूरे साल मतलब 1 साल में 6,000 रुपीज देने पड़ेंगे। मतलब जो लिमिट थी 2 हेक्टेयर वाली, वो फिर ये रिमूव कर दी गई थी। अब जो है अब जो पूरी इंडिया में कोई भी फार्मर अगर है जिसके पास लैंड है जिस पर वो खेती करता है, तो अल्टीमेटली उसको 6,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एफ्लुएंट फार्मर्स हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास बहुत ही अमाउंट ऑफ जमीन है, उन लोगों को तो इस स्कीम से अलग रखा गया है। मतलब तो कुछ ऐसे हैं नॉन एफ्लुएंट फार्मर्स जो हैं हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम, तो ये ध्यान रख लेना। अदरवाइज जो लिमिट थी, जो कैप थी 2 हेक्टेयर वाली, वो रिमूव कर दी गई है। तो इस बात को, इस पूरी स्कीम को जिसमें रुपीज देते हैं सब फार्मर्स को ये सरकार, तो उसको 2 साल हो गए थे, क्योंकि ये 24 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। पेपर में कभी कभी ना डेट्स भी आ जाती हैं कि भाई कौन सी डेट को ये मिशन लॉन्च किया गया है, कौन सी स्कीम लॉन्च की है किस डेट को, तो ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट स्कीम है, किसान स्कीम पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया लेवल पे चलती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। सिंपल कुछ नहीं है, बजट में ही लॉन्च किया गया था एक ऐसा डिजिटल मिशन जिसमें हर चीज डिजिटलाइज्ड होगी। आपने कोई कंप्लेंट डालनी है, आप कंप्लेंट डिजिटली कर रख सकते हैं। आपने बर्थ सर्टिफिकेट किसी अपने बच्चे का बनवाना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये सब क्या है, इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल डिजिटल अर्बन डिजिटल मिशन। खास करके भी अर्बन एरियाज में चलाया गया है, क्योंकि रूरल एरियाज में भी इतना ज्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं, इतनी लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। तो अर्बन डिजिटल मिशन है बेसिकली अर्बन एरियाज में लोगों को ज्यादा अमाउंट ऑफ डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना, जिससे लोगों को काफी एक तो मोबाइल कनेक्शन ज्यादा प्रोवाइड कर सके, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, और साथ में लोगों में ये स्किल प्रोवाइड कर सके कि वो उस डिजिटाइजेशन का ढंग से यूज कर सके। ठीक बात है, तो दैट इज द नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था बाय इन द 23rd of February, इसलिए इन न्यूज में था। ठीक है, सिंपल याद रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने किया है ये। नेक्स्ट है जापान अपॉइंट्स द लोनलीनेस मिनिस्टर टू चेक सुसाइड रेट। काफी ज्यादा सुसाइड रेट बढ़े हैं पूरे वर्ल्ड में, इवन आफ्टर दिस कोरोना लॉकडाउन, तो सुसाइड रेट काफी बढ़े हैं। सबसे पहले यूके, यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐसा मिनिस्टर रखा था अपनी सरकार में जिसका काम क्या था, बेसिकली सुसाइड रेट को देखना कि भाई सुसाइड रेट अगर किसी में बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, और अगर उसको रोकना है तो हम क्या काम कर सकते हैं उसको रोकने के लिए। तो ये सारे काम जो है वो मिनिस्टर के अंडर आते थे। आफ्टर यूनाइटेड किंगडम, आफ्टर ब्रिटेन, ये सेकंड काम किसके द्वारा किया गया है, जापान के द्वारा किया गया है, क्योंकि जापान कंट्री में बहुत ज्यादा सुसाइड रेट जो है वो बढ़ गया है इन द रिसेंट डिकेड्स। तो इस वजह से इन लोगों ने अपना नया एक लोनलीनेस मिनिस्टर रखा है टू चेक द सुसाइड रेट इन दैट कंट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट है VLSRSAM। VL मतलब वर्टिकल लॉन्च, और SRSAM मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वर्टिकल लॉन्च। नाम से क्लियर, मिसाइल कौन सी होगी, सरफेस टू एयर होगी। मतलब सरफेस से एयर को अगर कोई चीज मारनी हो तो अल्टीमेटली आप उसको हिट कर सकते हैं फ्रॉम सरफेस टू एयर। और कौन सा है, वर्टिकल लॉन्च है। तो ये जो मिसाइल है बेसिकली किसने लॉन्च किया है, दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से लॉन्च किया है इसने, दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑफ ओडिशा कोस्ट। ओडिशा के पास एक चिलिका लेक है, चिलिका लेक के राइट साइड में देयर वाज एन आइलैंड, देयर इज एन आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको हम यूज करते हैं टू लॉन्च द मिसाइल्स।
हमने पहले किया था मार्च वाले में श्रीहरिकोटा, वहां से हम लोग सारे सैटेलाइट लॉन्च करते थे, यहाँ से हम सारी मिसाइल्स लॉन्च करते हैं। तो ये भी जो VLSRSAM है ये यहाँ से लॉन्च किया गया है बाय द DRDO। और इसका बेसिकली काम क्या है, वर्टिकल लॉन्च का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई शिप जा रही है, शिप जो है मोबाइल स्टेटस में है, वो भी रुकी नहीं हुई है, वो चल रही है, तो भी चलते टाइम पर भी जो मिसाइल है वो ढंग से लॉन्च किया जा सके विद द एक्यूरेसी, दैट इज द वर्टिकल लॉन्च। तो शिप जब चल रही है तब भी जो मिसाइल अगर आपने लॉन्च करी है शिप के थ्रू और एयर में लॉन्च करी है तो वो एयर के टारगेट को विद एक्यूरेसी हिट कर सके, और ये इस टेस्ट में हिट भी किया है। तो DRDO ने इसकी मैक्सिमम रेंज भी सक्सेसफुली अचीव करी है, मिनिमम रेंज भी सक्सेसफुली अचीव करी है, और जितने भी टेस्ट इन लोगों ने किए हैं वर्टिकल लॉन्च के, जहां पर व्हेन द शिप इज इन द मूवमेंट, तब भी जो मिसाइल अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो ढंग से उसी जगह पर जाकर पिन पॉइंट होकर एक्यूरेसी के साथ उस टारगेट को हिट कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने इसको किया है डिस्कस। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ध्यान रख लेना कौन सा डे है, दैट इज द 20th of February। जितने भी हम लोग इन स्लाइड्स में कर रहे हैं ना डे, कम से कम ये तो याद कर ही लेना यार, है ना। बाकी तो डे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो हम लोगों ने डिस्कस किए कम से कम वो तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको वो याद करने ही है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, दैट इज ऑन दी February 20th। और आपने इसकी थीम ध्यान रखनी है, अ कॉल फॉर द सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। जैसे जैसे ऑनलाइन का जमाना आता जा रहा है वैसे वैसे जो है जस्टिस कम होता जा रहा है, ज्यादा आप कह लो कि इंटरनेट पर एक्सप्लॉयटेशन होती है या फिर पोर्नोग्राफी है, ये ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस वजह से क्या है, एक जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो जिसकी थीम यही है कि डिजिटल इकोनॉमी में जहां पर डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसमें जस्टिस मिले। तो अ कॉल फॉर द सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी अंडर द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 20th of February। इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया ओपन्स अप आर्म्ड फोर्सेस फॉर विमेन। पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि भाई विच कंट्री हैज रिसेंटली अलाउड दी विमेन इन दी आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पहले विमेन जो थी अलाउड नहीं थी आर्मी में जाने के लिए, बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट, आफ्टर दिस स्कीम ऑफ सऊदी अरेबिया, नाउ विमेन आर ऑल्सो अलाउड टू एंटर इन टू दी आर्म्ड फोर्सेज, बिकॉज नाउ अब वहां पर क्या सऊदी अरेबिया में काफी ज्यादा मूवमेंट चल रहे हैं जहां पर विमेन अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं कि हमें आर्म्ड फोर्सेज में इंक्लूड होने दो, हमें ड्राइविंग लाइसेंस दो, हमें गाड़ी चलाने का जो है वो डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए, हम अगर कहीं जाना चाहें तो हमें अकेले जाने की इजाजत भी हो, हमें किसी के साथ नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहां पर सोसाइटी रिग्रेसिव थोड़ी टाइप सी है। तो इतना डिटेल में नहीं करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली अभी विमेन्स को इंक्लूड किया इन द आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंडिया इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है पासेक्स एक्सरसाइज। पास एक्सरसाइज इज बेसिकली इंडिया एंड इंडोनेशिया। कौन सी है, इनकी नेवीज की स्कीम, नेवीज की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एयरफोर्स की नहीं है, नेवी वाले की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखेंगे फरवरी 18 में ये कंडक्ट किया गया था। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था आपके INS तलवार ने, और इंडोनेशिया के लिए को रिप्रेजेंट किया था KRI बुंग तोमो ने। बेसिकली शिप के नाम है, INS तलवार अगर आ जाए कि विच शिप रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द पासेक्स एक्सरसाइज, दैट इज INS तलवार। ठीक है, और पासेक्स इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना हल्का सा। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल एंड नॉर्वे का ग्रीन स्टार्ट। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC और नॉर्वे का ग्रीन स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज जॉइन हैंड्स फॉर द हाइड्रोजन रिसर्च। हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा जगहों पर काम आती है, बैटरीज में काम आती है, एनर्जी बनाने के लिए काम आती है, लेकिन हाइड्रोजन को बनाना जो हमने भी डिस्कस किया था कि वो रिन्यूएबल से भी बन सकती है और नॉन रिन्यूएबल से भी बन सकती है। तो इंडिया और नॉर्वे ने अभी बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसको कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज, या तो सोलर एनर्जी से बनाएंगे, हाइड्रो से बनाएंगे, विंड से बनाएंगे, वो देख लेंगे बाद में, बट कम से कम वो रिन्यूएबल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हाइलाइट्स इसकी बेसिकली यही हैं कि भाई इन दोनों ने आपस में प्लेज लिया है कि भाई हाइड्रोजन को हम लोग अगर बना रहे हैं, को हम अगर रेगुलेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दैट शुड बी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
ऐसे नहीं कि कोल से एनर्जी बनाई है, उससे हाइड्रोजन बनाया है, ऐसा नहीं, रिन्यूएबल सोर्सेज से ही। और ये जो एग्रीमेंट है दैट इज बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे। पेपर में स्टेटमेंट आ सकती है कि रिसेंटली अभी कौन सी 2 कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया है जिसमें उन लोगों ने रिन्यूएबल सोर्सेज से हाइड्रोजन बनाने का प्रण लिया है। तो इंडिया और नॉर्वे है। इंडिया का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC और नॉर्वे का ग्रीन स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका US ऑफिशियली रीजॉइन द पेरिस क्लाइमेट डील। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली जो भी काम किए थे वो सारे आपके नए प्रेसिडेंट ने आके सारे के सारे उल्टे कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा था कि वी आर गोइंग फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट डील, बट दोबारा से USA हैज बिकम द पार्ट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। पेरिस क्लाइमेट डील इज बेसिकली है जहां पर आप क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात करते हैं। ठीक है, क्या पेरिस क्लाइमेट डील है? अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि हर कंट्री, सभी कंट्रीज के सहयोग से क्या होगा कि जो वर्ल्ड की जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ के टेम्परेचर को हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, अगर हम बात करें जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, प्री इंडस्ट्रियल लेवल में मान लेते हैं कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस। एवरेज ले रहे हैं, सर्दी गर्मी सबका मिलाकर एक एवरेज ले लिया है जिसका 20 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आया है। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जितना एवरेज टेम्परेचर था उसको हमें अर्थ के टेम्परेचर को 2 डिग्री इंक्रीज होने से बचाना है। मतलब जो है 20 से 22 डिग्री ये हो सकता है, 2 डिग्री तक ही रखना है, बट ये 22 से 23 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 डिग्री जैसे ही इंक्रीज हुआ वैसे ही क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे और सारी की सारी जो सिटीज हैं कोस्ट पर वो सबमर्ज हो जाएंगी। तो ये सब ना हो, तो जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है इन द प्री इंडस्ट्रियल टाइम वो क्या करना है, आपने 20 डिग्री से 22 डिग्री तक होने से बचाना है। मतलब उसके आगे होने से बचाना है, 22 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन काम किसके लिए करना है? काम कम से कम करना है आपने 20 डिग्री सेल्सियस से 21.5 तक ही रोकने के लिए, क्योंकि जब टारगेट 1.5 डिग्री का होगा तभी 2 डिग्री अचीव कर पाएंगे हम लोग। ये हमारा पूरा हिस्ट्री रही है हमारी पूरे वर्ल्ड की। तो आपको 20 डिग्री से 22 डिग्री हो सकता है, लेकिन काम किसके लिए करना है कि 21.5 ही रहे वो। दैट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था ये किसमें बोला गया था? दैट वाज सेड इन द पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में। तो दोबारा से USA से वापस आ गया, इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद को नया एक ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया है। दैट इज डन बाय द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा काम किए हैं इन द अर्बन एरियाज टू ग्रो द ट्रीज नियर द रेलवे लाइन्स, नियर द रोडवेज, नियर द हाईवेज और नियर द कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो उसने काफी काम किया, तो इसलिए इसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब से नवाजा गया है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू लॉन्च द वर्ल्ड सोलर बैंक। ध्यान रखना है आपने, वर्ल्ड सोलर बैंक अभी ये लॉन्च नहीं किया है, अभी इसको लॉन्च करने की बात चल रही है। ये जो बैंक है, जब ये बैंक बन जाएगा तो अल्टीमेटली इसका काम क्या होगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हमने मार्च वाले में देखा था कि देयर वाज अराउंड 121 कंट्रीज का सहयोग जो हो सकती हैं, जो विद इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, जहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है। मार्च वाले हम लोगों ने क्या था कि इटली बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो रिवीजन हो गई आपकी इस वजह से। तो वर्ल्ड सोलर बैंक मेनली क्या है? एक ऐसा बैंक जो भी कंट्रीज ISA की मेंबर्स हैं उनको अगर कोई सोलर पावर प्लांट लगाना है तो उसके लिए जो पैसा है वो कौन देगा? वर्ल्ड सोलर बैंक देगा उनको पैसा। ठीक है, तो ये बैंक का काम यही होगा कि जितना भी अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कंट्री लगाना चाहती है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो पैसा ये लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये रिसेंटली अभी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, बट अभी लॉन्च अभी हुआ नहीं है। तो जब भी लॉन्च हो जाएगा तो और भी जब न्यूज में रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ये चीज को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इंडिया और मॉरिशस का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। बेसिकली एक इंडिया और मॉरिशस ने FTA साइन किया है। FTA मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें इंडिया के द्वारा किए गए एक्सपोर्ट और मॉरिशस के द्वारा किए गए हमारे इंपोर्ट्स पर कम से कम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ठीक है, मतलब अगर इंडिया से कोई चीज मॉरिशस जानी है तो उस पर अगर वो चीज 100 रुपए की है तो पहले क्या होता था, उस पर 15 रुपीज इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो टोटल कितना बन जाता था? वो 115 बन जाता था। तो वो महंगा पड़ता था मॉरिशस में बेचने के लिए। अब क्या होगा, 100 रुपए की जो चीज है वो 100 रुपए में ही मॉरिशस पहुंचेगी, क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो गई है आफ्टर द साइनिंग ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सेम ऐसे होगा
मॉरिशस से आने वाली चीज पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, तो उसके बाद भी उसके लिए भी क्या होगा, सस्ता पड़ जाएगा कंज्यूमर्स को, इंडिया वालों को। तो ये चीजें अच्छी हैं इंडिया और मॉरिशस के लिए। तो इंडिया और मॉरिशस ने क्या साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, अ काइंड ऑफ FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये न्यूज में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मॉरिशस ऐसा पहला अफ्रीकन नेशन है जिसने इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। अदरवाइज ऐसी कोई भी अफ्रीकन कंट्री नहीं है जिसने इंडिया के साथ FTA साइन किया हो, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था ये। अगर हम वही बात करें कि भाई क्या होगा कि इस अग्रीमेंट में 310 ऐसे आइटम इंडिया ने डिसाइड किए हैं कि भाई इन पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी मॉरिशस नहीं लगाएगा, और मॉरिशस वाले कितने हैं, 615 प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा मॉरिशस वाले प्रोडक्ट्स पे। तो इंडिया वाले 310 और मॉरिशस वाले 615 पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, तभी ये सस्ते मिलेंगे इंडिया वाले या मॉरिशस वाली कंट्रीज में। तो ये थोड़ा ज्यादा फायदा होगा बिटवीन द ट्रेड ऑफ द टू कंट्रीज। नेक्स्ट है, रशिया ने लॉन्च किया है पहला एक कार्गो शिप टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारे स्पेस में, उसको वहां पर जो लोग रहते हैं, मतलब जो भी रिसर्च के लिए जाते हैं, उनको कुछ सप्लाईज भी चाहिए होती हैं, फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और भी सप्लाईज चाहिए होती हैं। तो बेसिकली उनको वो चीजें प्रोवाइड करने के लिए रशिया ने अभी एक कार्गो शिप बेसिकली लॉन्च किया था, जिसके पास पूरा का पूरा फूड सप्लाई वगैरह भर के उसने वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया था। तो ये न्यूज में तो ध्यान रख लेना कि भाई रशिया ने अभी रिसेंटली एक कार्गो शिप जो है लॉन्च किया है। किस नाम क्या है उसका, प्रोग्रेस 77, ठीक है। प्रोग्रेस 77 इज द नेम ऑफ दैट कार्गो शिप। पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट दिस टर्म मींस, प्रोग्रेस 77, इसका मतलब वो उस कार्गो शिप का नाम है जो रशिया ने लॉन्च किया है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर कैरिंग द फूड सप्लाईज एंड अदर सप्लाईज फॉर द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो याद रख लेना हल्का सा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। देखो जो इसका पूरा का पूरा आप कह लो कि जो हेडिंग है वो जच नहीं रहा है वर्ल्ड बैंक से, लेकिन वर्ल्ड बैंक ऐसी स्टडीज निकालता है जिसमें ये रोड सेफ्टी को लेके, रेलवे की सेफ्टी को लेके चीजें बताता रहता है बाकी कंट्रीज को। तो इसने लॉन्च किया है इस रिपोर्ट को, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज। आपने ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट का नाम क्या है और वर्ल्ड बैंक ने ये निकाली है। तो यार इसने बोला क्या है मेनली कि भाई जितना भी आपका जो बर्डन है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो बर्डन पड़ता है उसकी फैमिली पर वो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि दैट मेंबर मे बी द अर्निंग मेंबर, अर्निंग मेंबर नहीं भी है तो भी एक स्टिग्मा, एक मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है ना एक्सीडेंट जब हो जाता है। तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने ये बोला है कि जितने भी ट्रैफिक में इंजरीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसका जो बर्डन है सोसाइटी पर बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा रोकना चाहिए। नेशनल सेफ्टी डे भी सरकार ने, इंडिया ने मार्च वाले महीने मनाया था रोड सेफ्टी के नाम से ही। हमने मार्च वाले महीने में डिस्कस किया था कि नेशनल सेफ्टी डे इज नाउ इज बेसिकली ऑन द रोड सेफ्टी की थीम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है इसका ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। अगर हम इसकी फाइंडिंग्स देखें तो इसने ये बोला है कि जब रोड क्रैश में जो डेथ हो रही है अमंग द अर्बन पुअर इज द 11.6%, मतलब जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें से 11.6% आर दोज एक्सीडेंट्स विच आर मेनली द अर्बन पुअर। और अगर हम बात करें थोड़ा सा कि इसमें एक और है कि जो अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ बर्डन है पूरा का पूरा उस फैमिली की विमेन पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली चला जाता है तो अल्टीमेटली जो बर्डन होगा दैट वुड बी ऑन द फीमेल, कि आप अर्न करो अपने पूरे परिवार को चलाओ। तो आपने रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना है और आपने अल्टीमेटली किसने रिलीज किया उसको ध्यान रखना है, और हल्की सी रिकमेंडेशन अगर आपको याद रहती है तो वेल इनफ, और अगर नहीं भी रहती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पूरे फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन। अगर आपको इसके साथ आपको PDF मिल जाएगा जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं, और रिवीजन करनी ही करनी है। मैं हर क्लास के लास्ट में आप लोगों को बोलूंगी कि रिवीजन इज द अल्टीमेट की टू क्लियर द एग्जाम्स। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कितनी वीडियोस देख लो, कितनी बार देख लो, चीजें नहीं याद रहेंगी। तो वीडियो अगर देखनी है तो साथ में PDF भी पढ़ना है, तभी आप लोगों को अल्टीमेट फायदा पहुंचेगा। किसी पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो अटेम्प्ट हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हम लोग अभी मतलब हमेशा अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, तो पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी।
नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।